दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही बिस्तर पर लेटा हुआ उधेड़ उमर बख्शू जाग पड़ा। कमरे में एक मशल जल रही थी जिसकी वजह से कमरा पूरी तरह रोशन था। कौन है इस वक्त? उधेड़ उमर बख्शू ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। बुद्ध भगवान की जय। साहू जी की सराय से एक बख्शू अंधेरी रात में सफ़र करता हुआ पहुंचा है और वो एक अहम इत्तला लाया है। बाहर से एक मोदवाना आवाज़ सुनाई दी। साहू जी की सराय से और रात के वक्त? उधेड़ उमर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे के अंदर से लगी हुई कुंडी हटाई और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक बख्शू सर झुकाए खड़ा था। बुद्ध भगवान की जय। दरवाज़ा खुलते ही बख्शू ने मौतबाना अंदाज में कहा, कहाँ है वो बख्शू तारम? उधेड़ उमर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मैं उसे हाजिर करता हूँ, दरवाजे पर खड़े हुए बख्शू तारम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। इस कदर रात को वो इस कदर पुरखतर सफ़र करके वो क्यों आया होगा, जबकि राजयोगी ने मुझे भी वहाँ जाने से मना कर दिया था। उधेड़ उमर ने बुड़बुड़ाते हुए वापस बिस्तर की तरफ मुड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया थे। वो बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसकी नज़रें दरवाजे पर सी लगी हुई थीं। चंद लम्हों बाद तारम एक और नौजवान बख्शू को हमरा लिए कमरे में दाखिल हुआ और दोनों ही इस उधेड़ उमर के सामने आकर झुके। ओह, थारो आया है। क्या बात है थारो? किस बात ने तुम्हें ये पुरखतर सफ़र करने पर मजबूर किया है? उधेड़ उमर ने हैरत भरे लहजे में तारम के साथ आने वाले नौजवान बख्शू से मुखातब होकर कहा। सरदार शंकियारों के लिए मैं अहम खबर लेकर आया हूँ। साहू जी को मुकद्दस मौत दे दी गई है और पंत गुरु ने पंत नुमाइंदों को मौत का फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है और पंत गुरु ने सरदार शंकियारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। आने वाले बख्शू ने सर झुकाते हुए कहा। क्या बक रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? पंत गुरु कहाँ से साहू जी की सराय में पहुंच गए? उधेड़ उमर शत ग्यारह गुस्से से चीखता हुआ एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के आसार नुमाया थे। बुद्ध भगवान की जय, थारो सच कह रहा है। थारो ने उसी तरह सर झुकाते हुए जवाब दिया। तफसील बताओ, पूरी तफसील बताओ। उधेड़ उमर शत ग्यारह ने होंठ बेचते हुए कहा और थारो ने आने वाले काफिले की एक औरत और मर्द को कुर्बान गाह की तरफ जाते देखकर रोकने से लेकर पंत गुरु की निशानी और फिर शत ग्यारह को पेश आने के हुक्म तक पूरी तफसील बयान कर दी। तो वो एशियाई पंत गुरु बनकर गया है। ठीक है थारो, तुम अब जाकर आराम करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। शत ग्यारह ने होंठ बेचते हुए कहा और थारो मौतबाना अंदाज में मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। तुम भी जाओ तारम। शत ग्यारह ने तारम से कहा जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था। शत ग्यारह के हुक्म पर वो भी मुड़ा और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। शत ग्यारह ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और उसकी कुंडी लगाकर वो मुड़कर तीर की तरह भागता हुआ कमरे के कोने में मौजूद ताकचे की तरफ बढ़ा। उसने ताकचे के खाने में हाथ डालकर इसकी दीवार को ज़ोर से दबाया तो इस ताकचे के नीचे एक और खाना नमूदार हो गया। उसमें भी वायरलेस फ़ोन मौजूद था। शत ग्यारह ने जल्दी से इसका रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस राजयोगी। चंद लम्हों बाद ही रिसीवर से एक आवाज़ बुरी। राजयोगी, मैं शत ग्यारह बोल रहा हूँ, टोपी सराय से। शत ग्यारह ने मौतबाना लहजे में कहा। हाँ, क्या बात है जो इस वक्त कॉल की है? राजयोगी ने मुखरख्त लहजे में कहा। साहू जी की सराय के बारे में अहम खबरें मिली हैं राजयोगी। शत ग्यारह ने कहा। फिर उसने थारो की बताई हुई तमाम तफसीलात हरफ बहरफ दोहरा दी। ओह, इसका मतलब है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा बाखबर और होशियार हैं और तुम्हारे वहाँ ना पहुँचने पर तुम्हारी सराय का रुख करेंगे। ठीक है, मैं इनका बंदोबस्त जारम पहाड़ी पर किया था, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा मोहलत देना भी गलत होगा। ठीक है, मैं कंत्र को कह देता हूँ, वो फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँच जाएगा और फिर तुम दोनों ने उन्हें साहू जी की सराय के बाहर ही गोलियों से उड़ा देना है। राजयोगी ने कहा। ठीक है बॉस, आप कंत्रों को फ़ौरन भेजवा दें क्योंकि हम सुबह होने से पहले पहले मोर्चाबंदी कर लेना चाहते हैं। शत ग्यारह ने कहा और दूसरी तरफ से ओके की आवाज़ सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया और ताकचा बंद करके वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसे मालूम था कि कंत्रों को टोपी सराय तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और इस 1 घंटे में वो अपनी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर लेना चाहता था। उसने दरवाजे के साथ लटकी हुई एक रस्सी को दोबारा खींचा तो दूर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। शत ग्यारह ने दरवाजे की कंडी खोली और वापस बिस्तर पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और तारम अंदर दाखिल हुआ। जी महाराज, तारम ने सर झुकाते हुए कहा। कश्यप को बुलाओ और सुनो, टापू का कंत्रो यहाँ पहुँचने वाला है, उसका सराय के बाहर इस्तकबाल किया जाए और
जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उसे मेरे पास ले आओ, शत 11 ने तेज लहजे में कहा। जी महाराज, तारम ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक कवि हैकल और सख्त चेहरे वाला बख्शू अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था, सिर्फ दरमियान से बालों की एक गुंदी हुई चोटी नीचे कंधे तक लटक रही थी। उसकी आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं। आ गया महाराज, आने वाले ने सर झुकाते हुए कहा, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था वो ऐसा सिर्फ रज़मन कर रहा है। स्टूल लेकर बैठ जाओ कशेब, शत 11 ने कहा और कशेब एक तरफ पड़ा हुआ स्टूल खींचकर उस पर बैठ गया। साउची की सराय में बख्शुओं का एक काफला आकर ठहरा हुआ है। ये एशियाई सीक्रेट एजेंट हैं और ईगल फाइटर के हेडक्वार्टर को तबाह करके वहाँ से ज़ीरो मेटल हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने साउची को हलाक कर दिया है और अब मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन राज योगी ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया था। राज योगी ने उनके खात्मे के लिए कंत्रों को तजारम की चौथी पहाड़ी पर मोर्चा लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो उन्हें हेडक्वार्टर से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना चाहते। चनांचे अभी मेरी राज योगी से बात हुई है। इनका हुक्म है कि कंत्रो और मैं मिलकर इनका खात्मा साउची की सराय के बाहर ही कर दें। कंत्रो यहाँ पहुँचने वाला है, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान है। अगर तुम सुबह होने से पहले पहले एक मुसाफिर बख्शू के रूप में साउची की सराय पहुंच जाते हो तो मुझे यकीन है तुम इनका खात्मा सराय के अंदर ही कर सकते हो। इस तरह हमें बाहर फायरिंग ना करनी पड़ेगी और बाकी बख्शुओं को इसकी खबर ना फैलेगी, वरना अगर ये खबर फैल गई तो हुकूमत असम इसका सख्त तरीन नोटिस लेगी और हमारा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। शंक्यारों ने कशेब से मुखातिब होकर कहा, जो हुक्म महाराज, मेरे लिए ये मामूली बात है। कितने आदमी हैं वो? कशेब ने बड़े मुतमिन लहजे में पूछा। 2 औरतें और 6 मर्द। औरतें गैर मुल्की हैं, 4 मर्द एशियाई हैं और 2 अफ्रीकी, शत 11 ने जवाब दिया। ओह, लेकिन आप तो अभी उनमें सबको एशियाई कह रहे थे, कशेब ने चूकते हुए कहा। हाँ, राजयोगी ने यही बताया है, शत 11 ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर महाराज, एक मेहरबानी आप मुझ पर करेंगे। इन 2 औरतों में से जो मुझे ज़्यादा पसंद आएगी उसे आप जिंदा रहने देंगे, मैं उसे खुफिया तहखाने में रखूँगा। कशेब ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी फितरत जानता हूँ, औरतों का कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें दोनों रखने की इजाज़त है, लेकिन इन मर्दों को किसी तौर भी जिंदा न रहने दिया जाए। शत 11 ने कहा, महाराज ऐसा ही होगा, लेकिन साउची के आश्रम में भी आम बख्शू मौजूद रहते हैं और वहाँ पंथ के नुमाइंदे भी हैं। अगर इनका खात्मा सराय में किया गया तो बात वहाँ भी फैल जाएगी। इसलिए मेरे जहन में एक और तजवीज़ आई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनमें से एक लड़की को अगवा करके जल पन्ना के बंदी खाने वाले रास्ते की तरफ चला जाता हूँ। जाहिर है वो लोग मेरा ताकुब करते हुए उधर आएंगे और फिर बंदी खाने के पिंजरे और उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगे। इस तरह बगैर कोई गोली चलाए इन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद इनका क्या असर होता है इसका इल्म यकीनन किसी बख्शू को कभी भी नहीं हो सकेगा। कशेब ने जवाब दिया, ओह, तुम्हारी तजवीज़ वाकई शानदार है, इंतहाई शानदार। ठहरो, मैं राजयोगी से बात करता हूँ, शत 11 ने बुरी तरह चूकते हुए कहा और उठकर एक बार फिर उस ताकचे की तरफ बढ़ गया जिसमें वायरलेस फ़ोन मौजूद था। यस राजयोगी। चंद लम्हों बाद राजयोगी की आवाज़ रिसीवर में सुनाई दी और शत 11 ने कशेब को तजवीज़ बसारी तफसील से बता दी। ओह, वाकई ये शानदार तजवीज़ है, लेकिन क्या कशेब लड़की को अगवा करने में कामयाब हो जाएगा? राजयोगी ने कहा, महाराज वो इस काम में माहिर है, शत 11 ने जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा है कि तुम फौरी तौर पर कशेब को भेज दो और ख़ुद कंत्रों समेत साउची की सराय के बाहर फैल जाओ। अगर कशेब अपने मकसद में कामयाब हो जाए और ये टीम बंदी खाने की तरफ आ जाए तो तुमने उनके आड़े नहीं आना, बल्कि एहतियात से इनका ताकुब करना है। जब ये सब बंदी खाने में फंस जाएं तो मुझे इतला देना, मैं खुद वहाँ आ जाऊँगा और अगर ना ऐसा हो सका तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है इनको खुलेआम लाशों में तब्दील कर देना। राजयोगी ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा, शत 11 ने कहा और रिसीवर रख दिया।
राजयोगी को तुम्हारी तजवीज़ पसंद आई है, इसलिए तुम फौरन ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़ो। अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो मेरा वादा है कि दोनों लड़कियां तुम्हें बख्श दी जाएंगी, शतग्यारों ने कहा और खशेब शैतानी अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप खशेब की कमाल देखें महाराज, खशेब ने कहा और सर झुकाकर सलाम करता हुआ तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और तारम अंदर आया। महाराज, कंतरू तशरीफ ला चुके हैं, तारम ने सर झुकाते हुए कहा। कितने आदमी हैं इनके साथ? शतग्यारों ने पूछा। चार हैं महाराज, तारम ने जवाब दिया। ठीक है, इन चारों को बाहर रोको और सिर्फ कंतरों को यहाँ ले आओ, शतग्यारों ने कहा और तारम सलाम करके वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो वाकई देव हैकल जिस्म का मालिक था। उसने योगियों जैसा लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे से सफ़ा की दरिंदगी नुमायाँ थी। आओ महाराज कंतरो, शतग्यारों तुम्हें टोपी सराय में खुशामदीद कहता है, शतग्यारों ने आगे बढ़ते हुए कहा। शुक्रिया महाराज शतग्यारों, कंतरों ने भारी आवाज़ में कहा। फिर वो दोनों बड़े भरपूर अंदाज में मुसाफा किया। क्या प्रोग्राम बनाया है तुमने? कंतरों ने स्टूल पर बैठते हुए बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा और शतग्यारों ने उसे खशेब की तजवीज़ और राजयोगी के अहकामात की तफसील बताई। ठीक है, खशेब ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, मैं उसकी सलाहियतों से वाकिफ़ हूँ, कंतरों ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे साथ 4 आदमी हैं, मैं भी 4 आदमी साथ ले लेता हूँ और मेरे ख्याल में इतने अफराद काफ़ी होंगे, शतग्यारों ने कहा। बिल्कुल, हम दोनों तरफ से अलग-अलग इनका ताक़ुब करेंगे, लेकिन एक बात है, हमें कहीं भी उनके सामने नहीं आना चाहिए वरना वो लाजमन भड़क जाएंगे। मैं तो वो 4 आदमी लाया हूँ कि जो छुप कर दरख्तों में बंदरों की तरफ सफ़र करते हैं, कंतरों ने कहा। ओह ठीक है, मेरे पास भी ऐसे आदमी हैं, आओ फिर हम भी यहाँ से चल दें ताकि सुबह होने से पहले ही साउची की सरायगाह के पास पहुँच जाएं, शतग्यारों ने उठते हुए कहा और कंतरो भी सर हिलाता हुआ उठ गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही इमरान ने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे दस्तक की आवाज़ ज़ोर से हुई और उसके बाकी साथियों की आंखें भी खुल गईं। दस्तक मुसलसल जारी थी। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं टेकचंद हूँ महाराज, नायब सरदार। तमाम बख्शू खुसूसी इबादत के लिए आपके मुंतज़िर हैं, बाहर से एक मोदबाना सी आवाज़ सुनाई दी। मेरे मुंतज़िर हैं? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। महाराज, पंत गुरु की मौजूदगी में खुसूसी इबादत हमारे लिए बड़ी शुद्ध रहेगी, बाहर से जवाब दिया गया और इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अच्छा, आ रहा हूँ, तुम जाओ, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। महाराज, स्नान के लिए तालाब का पानी गर्म कर दिया गया है, बाहर से कहा गया और फिर कदमों की जाती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब फंसे हो, बड़े पंत गुरु बन रहे थे, एक कोने में बैठी हुई मर्सीला ने बेख्तियार कहका लगाते हुए कहा। अरे हाँ, जब पंती गुरी मौजूद हो तो बेचारे पंत गुरु की क्या मजाल है, तुम करा दो ये खुसूसी इबादत, इमरान ने चूंक कर कहा और पंत गुरु की तानीस सुनकर सब हंसने लगे। ये कैसे बन गई पंती गुरी, जूलिया ने काट खाने वाले अंदाज में कहा। तुम बन जाओ, मुझे क्या जरूरत है इस अहमक की पत्नी बनने की, तुम ही मर रही हो उसके लिए, मार्सीला ने पंती को पत्नी यानी बीवी में बदलते हुए बुरे से लहजे में कहा। मैं मर रही हूं? तुम अपने बाप को जख्मी हालत में छोड़कर भागी चली आई हो, जूलिया ने कहा और इमरान दोनों हाथों से सर पकड़े इस तरह बैठा हुआ था जैसे 2 बीवियों की शोहर की हालत होती है। तुम दोनों ही बन सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मसला ख़ुसूसी इबादत का है, इमरान ने चूक कर कहा। इसे अपनी पत्नी बनाओ और सुनो, मैं अभी जाकर तुम्हारा भांडा फोड़ती हूँ कि तुम कोई पंत गुरु वुरु नहीं हो, फिर ये देखना तुम्हारा बख्शू क्या हशर करते हैं, मार्सीला ने एक झटके से उठते हुए कहा। बैठ जाओ मार्सीला और सुनो, अब अगर तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले तो आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा, इमरान ने यखलक भेड़िए की तरह कर्राते हुए कहा। उनका चेहरा बदल गया था और आंखों से शर्रारे निकल रहे थे। मैं मजाक कर रही थी, मार्सीला ने बुरी तरह घबराते हुए कहा। खौफ से इसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लग गया था और जूलिया के चेहरे पर फातिहाना सा अंदाज उभर आया था। वो इस तरह मार्सीला को देख रही थी जैसे कह रही हो, देखा एक ही गुरकी में दम निकलने लगा। तुम सब लोग नहाने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे ख्याल में शंक्यारों ने अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता, हमें अब उसकी सराय तक खुद जाना होगा। और ये बात भी सुन लो कि अब
आइंदा का सफ़र हम सब ने इंतहाई मोहतात अंदाज में करना है। ईगल फाइटर ने यहाँ मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा लंबा जाल फैला रखा है। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ओ पापा, ओ पापा! अचानक मार्सीला फूट फूट कर रोने लगी और वो सब बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हिचकियां ले लेकर रो रही थी। अरे अरे क्या हुआ? अरे खामोश हो जाओ! जूलिया उसके इस तरह नन्ही बच्ची के से अंदाज में रोने पर बुखला गई। उसके जहन में फ़ौरन इमरान की बताई हुई बात आ गई कि मार्सीला का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और मार्सीला के इस तरह रोने से अब उसे इमरान की बात पर यकीन आ गया। मुझे मार डालेगा, उसकी आंखें देखी थी, बचाओ ओ पापा! मार्सीला ने हाथ चेहरे से हटाते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। अरे अरे तुम इमरान की बात कर रही हो? अरे वो ऐसी अदाकारी करता है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जूलिया ने उसे वाकई नन्हे बच्चे की तरह पुचकारते हुए कहा। अदाकारी? तो क्या वो अदाकारी कर रहा था? ओ मैं उसका खून पी जाऊंगी, मैं उसका गला दबा दूंगी। उसने मार्सीला को क्या समझ रखा है? मार्सीला जंगल क्वीन है। मार्सीला का ना सिर्फ लहजा बदल गया बल्कि उसके चेहरे पर छाए हुए तासुरात भी इतनी तेजी से बदले थे कि जूलिया समेत सब लोग हैरान रह गए। मिस, ज्यादा बातें मत करो। मास्टर के मुतालिक ऐसी बात जबान से निकालने वाले हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। यखलक जोसेफ ने बुड़कते हुए लहजे में कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो काले रीछ? मार्सीला को, जंगल क्वीन को? तुम्हारी ये जुर्रत? मार्सीला ने भी भड़कते हुए लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो इतनी तेजी से अपनी जगह से उछली जैसे बिजली चमकती है और जोसेफ बेख्तियार चीखता हुआ दीवार से टकराकर नीचे जा गिरा। मार्सीला ने इंतहाई महारत से उसके चेहरे पर फ्लाइंग किक जमा दी थी। मार्सीला प्लीज़! जूलिया ने जल्दी से आगे बढ़कर मार्सीला को बाजू से पकड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कलाबाजी का कर सीधी खड़ी होती हुई मार्सीला को पकड़कर एक तरफ हटाती, मार्सीला बुरी तरह चीखती हुई किसी गेंद की तरह उछली और काफ़ी दूर दरवाजे के पास पुश्त के बल फर्श पर जा गिरी। जोसेफ ने नीचे गिरते ही यखलक उछल कर किसी लड़ाके मेंढे की तरह पूरी कुव्वत से उसके पेट पर टक्कर जमा दी थी। जोसेफ रुक जाओ! अचानक सफदर ने तेज लहजे में कहा और जोसेफ शायद गुस्से के आलम में नीचे गिरी हुई मार्सीला पर हमला करना चाहता था। अचानक होंठ भींच कर रुक गया, लेकिन उसके चेहरे से आग सी बरस रही थी। सुनो, हम यहाँ लड़ने और अपने जोर दिखाने के लिए नहीं आए। ये हमारा इंतहाई खतरनाक मिशन है। किसी भी लम्हे किसी भी तरफ से मौत हम पर झपट सकती है, इसलिए अब कोई शख्स एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। और सुनो मार्सीला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम सब तुम्हारी कदर करते हैं। इमरान मुझे बता रहा था कि मार्सीला इंतहाई ज़हीन लड़की है, इसलिए तुम भी प्लीज़ हमें अपना भाई समझो। सफदर ने बड़े बावकार लहजे में कहा और आगे बढ़कर मार्सीला को उठने में मदद दी। भाई, ओ तुम मेरे भाई हो? ओ पापा, कितने अच्छे भाई हैं। मेरा कोई भाई नहीं था। ओ ब्रादर जोसेफ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मार्सीला ने बच्चों की तरह खुशी से तालियां बजाते हुए कहा और जूलिया समेत सब मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। इमरान, ये सब मेरे भाई हैं। ब्रादर जोसेफ, वाह, देखा तुमने कितने अच्छे भाई हैं। मार्सीला ने खुश होते हुए इमरान से मुखातब होते हुए कहा और इमरान के लबों पर भी मुस्कुराहट रिंग गई। अच्छा, वाकई सब बहन भाई ही होते हैं शादी से पहले, क्यों जूलिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, पहले भी तुमने मार्सीला को डांट कर रुला दिया है। जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। रुला दिया है? अरे तो मार्सीला रो रही थी। अच्छा, तो मैं तो समझा था किसी वीराने से किसी चुड़ैल के बैन करने की आवाजें आ रही हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मुझे? मार्सीला को, जो जंगल क्वीन है? मार्सीला का लहजा एक बार फिर बदलने लगा। इसकी नाक से गुस्से की शिद्दत से शू शू की आवाजें निकलने लगी। जंगल क्वीन? वाह, अच्छा लक़ब है, लेकिन अगर तुमने इस तरह गुस्सा दिखाया तो फिर जंगल क्वीन की बजाय जंगल विडो यानी बेवा बन जाओगी। बेचारा जंगल किसी खाई में औंधा पड़ा हुआ होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बेवा? ओह, मैं बेवा नहीं बन सकती, मुझे खौफ आता है बेवा बनने से। मार्सीला ने यखलक खौफजदा होते हुए कहा। तो फिर रोना बंद कर दो, रोती सिर्फ बेवाएं हैं, समझी? इमरान ने इसी तरह सर हिलाते हुए कहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फलसफा बताया हो। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो, रोने वाली बेवा होती है। ठीक है, अब मैं नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी, मार्सीला ने बड़े अज़म से कहा और सब लोग इमरान की जहानत पर बेख्तियार दिल ही दिल में दाद देने लगे। ये इसी का काम था कि वो ऐसी लड़की को हैंडल कर लेता था। वैसे अब तक उसके सफ़र में वो सब मार्सीला की इस इलाके से वाकफियत के बड़ी बुरी तरह कायल हो चुके थे।
वो यहाँ के चप्पे चप्पे से ऐसे वाकिफ थी कि यूँ लगता था जैसे उसने कभी मैदानी इलाके की शक्ल ही ना देखी हो। मैं खसूसी इबादत में जा रहा हूँ, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। और हाँ मार्सिला, तुमने तो इन बख्शों के साथ बहुत सफ़र किए हैं, ये खसूसी इबादत ऊंचे अशलूक को कहते हैं ना? इमरान ने मार्सिला से मुखातब होकर पूछा। अरे तुम्हें कैसे इल्म हुआ? तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम पहले कभी बख्शू नहीं बने। मार्सिला ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तो पैदाइशी बख्शू हूँ, यकीन ना आए तो जूलिया से पूछ लो। इमरान ने कहा, जूलिया से पूछ लो? क्या मतलब? जूलिया को कैसे बता सकती है? मार्सिला की हैरत बदस्तूर कायम थी। कमाल है, जूलिया तो ये भी बता सकती है कि वो अभी तक गैर शादीशुदा क्यों है। क्यों जूलिया, यही बात मेरे बख्शू होने की असल निशानी है, इमरान ने कहा। और इस बार मार्सिला खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम बकवास करने से बाज नहीं आओगे, जूलिया ने गुस्से का इजहार मसनूई अंदाज में किया। अरे अरे, सबके सामने बख्शू होने को बकवास ना कह देना, ये लोग सख्त मजहबी होते हैं। हाँ मार्सिला, तुमने बताया नहीं, ऊंचे श्लूक को कहते हैं ना खसूसी इबादत? इमरान ने कहा। हाँ तुम दुरुस्त कह रहे हो, मार्सिला ने सर हिलाते हुए कहा। चलो ये मसला तो हल हुआ, इमरान ने मुतमिन अंदाज में कहा और बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ये ऊंचे अशलूक का क्या मतलब हुआ? क्या अशलूक ऊंची आवाज़ में पढ़ने पड़ते हैं? सफदर ने हैरत भरे अंदाज में कहा। और मार्सिला इसकी बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी। ये बात नहीं है बरादर सफदर, ऊंचा अशलूक बुद्ध के उन अशलूकों को कहते हैं जिनमें आज तक मिलावट नहीं हुई, और बुद्ध की अपनी ज़बान से निकले हुए इन अशलूकों को एक हरफ भी तब्दील किए बगैर बख्शू इनकी हिफाजत करते आ रहे हैं, मार्सिला ने समझाते हुए कहा। ओह, तो ये किसी किताब में लिखे हुए हैं? सफदर ने कहा। अरे नहीं, ये महायोगियों के सीने में महफूज होते हैं, मार्सिला ने जवाब दिया। फिर तो कहीं इमरान का मसला ना ख़राब हो जाए, अब उसे इन अशलूकों का क्या इल्म? वो तो मेरा ख्याल है ऊंची आवाज़ में पढ़ने को ऊंचा अशलूक समझ रहा होगा, सफदर ने परेशान से लहजे में कहा। अरे फिर तो बख्शू उसके सख्त खिलाफ हो जाएंगे, वो तो ऊंचे अशलूक की ज़रा बराबर भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह आओ आओ, उसे समझाएं, मार्सिला ने भी परेशान होते हुए कहा। हम भी चलेंगे, जूलिया ने कहा, और बाकी सब ने भी जूलिया की तायद कर दी। चनांचे वो सब कमरे से निकलकर इस मैदान की तरफ चल दिए जिधर खसूसी इबादत होती थी। मैदान में पहुंचते ही वो एक लम्हे के लिए ठटक कर रुक गए, क्योंकि सामने बुद्ध बख्शू सर झुकाए हुए बैठे थे और इमरान एक ऊंचे स्टूल पर खड़ा बड़े बावकार अंदाज में अजीबो गरीब अल्फाज इस कदर रवानी से कह रहा था जैसे ये उसकी मादरी ज़बान हो। ओह, ये तो वाकई ऊंचे श्लोक है, जल्दी जल्दी मोदबाना अंदाज में बैठ जाओ, मार्सिला ने घबरा कर कहा, और इनको मजबूरन इन बख्शुओं के पीछे इन्हीं के अंदाज में सर झुकाना पड़ा। और इमरान वाकई इंतहाई रवानी से अजीबो गरीब ज़बान बोले जा रहा था। उसने अपना एक हाथ सर से ऊपर उठाया हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे वो वाकई कोई मुक़द्दस तरीन हस्ती हो। चंद लम्हों बाद उसने हाथ नीचे गिरा दिया और उसके साथ ही वो खामोश हो गया, और दूसरे लम्हे मैदान बुद्ध भगवान जय के ज़ोरदार नारों से गूंज उठा। तमाम बख्शू एक आवाज़ होकर पूरे ज़ोर और शोर से नारे लगाने में मसरूफ़ थे, और उसके साथ ही इमरान इस ऊंचे स्टूल से नीचे उतर आया और बख्शू उसके गिर्द बड़े मोदमाना अंदाज में जमा हो गए। इन सब के चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे वो ख़ास सुरूर से गुजरे हों। सुनो, अब मैं अपने साथियों के साथ मुकद्दस ज़ियारतों पर जा रहा हूँ। साऊ जी के नायब टेक चंद को यहाँ का सरदार मुकर्रर करता हूँ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, और सब बख्शों ने सर झुका दिए। मैं हलफ लेता हूँ कि ज़िंदगी भर बुद्ध के बख्शों की खिदमत करता रहूँगा, एक लंबे कद वाले बख्शू ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। ठीक है, इमरान ने मुतमिन अंदाज में कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। आपने स्नान कर लिया है महाराज, लेकिन आपके साथियों ने अभी तक नहीं किया। मैंने औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम किया है, टेक चंद ने आगे बढ़ते हुए मोदबाना अंदाज में कहा। कहाँ इंतज़ाम है, मुझे बताओ, जूलिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। आइए मेरे साथ, टेक चंद ने कहा, और फिर वो जूलिया को हमरा लिए बाएं तरफ को मुड़ गया, जबकि बाकी साथी मर्दों के स्नान करने वाले कमरों की तरफ बढ़ गए। अलबत्ता इमरान वापस अपने कमरे में आ गया जहां उनका सामान मौजूद था। अभी उसे वहां आए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दूर से उसे नस्वानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और इमरान उछलकर बिजली किसी तेजी से कमरे से बाहर आ गया। वो शर्मिती जी को ले गया, वो बख्शू कशेब, बरामदे में दौड़ते हुए टेक चंद ने इमरान को देखते ही कहा।
कौन ले गया, कैसे ले गया? इमरान ने गुस्सीले अंदाज में टेक चंद की गर्दन पकड़ते हुए कहा। वो श्रीमती जी को स्नान के लिए लेके जा रहा था कि अचानक अगबी तरफ से जाल फेंका गया और फिर जाल में जकड़ी हुई श्रीमती जी को उठाकर वो भाग निकला। वो दरख्त पर चढ़ा हुआ था, मैंने उसे पहचान लिया है। वो बख्शू कशेब है, टोपी सराय का मालिक, टेक चंद ने गगयाते हुए कहा। और इमरान ने उसकी गर्दन एक झटके से छोड़ी और फिर उस तरफ को भागा जिधर से टेक चंद आया था।